जहाँ से वीर बलिदानी मकबूल शेरवानी ने पूरे देश की मिट्टी की मोहब्बत के लिए त्याग और प्रेरणा दी थी, उस मिट्टी को मैं सलाम करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आधुनिक समय में बारामूला पिछले कुछ वर्षों से हो रही अनवरत तरक्की की धारा से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नई ऊर्जा का एक केंद्र बना है। आज व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों में नैतिक आधार को अपनी ऊर्जा बनाकर बारामूला देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में काम करने की ओर अग्रसर है। उन सर्वोत्तम मूल्यों और ऊंचे लक्ष्यों को मैं दो पंक्तियों से अर्ज करूंगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बारामूला की आवाम, खासकर मेरे नौजवान साथियों ने अपने पवित्र, अपनी मुकद्दस नगरी के मंजिल की ऊंचाइयां तय करने की भरपूर कोशिश की है। नौजवान ही हमारे भविष्य के रक्षक हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर की प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। युवाओं और खिलाड़ियों को अपने स्किल्स का बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिले, इसकी हर कोशिश की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। हमारी बहनें भी जम्मू कश्मीर के विकास में अपना पूरा योगदान दे सकें, इसकी भी भरपूर कोशिश हो रही है। मुझे भरोसा है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अन्य शहर भी बारामूला के नौजवानों के और महिलाओं के पदचिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आज का समारोह कोई सामान्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन या संगे बुनियाद रखने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि हर एक प्रोजेक्ट में न सिर्फ इस जिले में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में आमूल चूल परिवर्तन लाने की ताकत है। इस जिले में गुलमर्ग को भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड या दावोस कई लोग मानते हैं। देश नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का यह केंद्र भी है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में विचार आता था कि शायद कुछ और बेहतर हो सकता था, और गुलमर्ग में जिस उन्नति का परिदृश्य दिखाई पड़ता है, शायद वैसा ही सकारात्मक प्रयास बारामूला के अन्य इलाकों में भी हो सकता है। अभी आपने देखा नरबल तंगमर रोड का अपग्रेडेशन, गेटवे टू गुलमर्ग, 6.3 MBA निहालपुरा, पट्टन स्टेशन, तंगमर्ग के टाउन हॉल का रिनोवेशन, अपग्रेडेशन, अनेक और भी विवरण आपने देखे हैं का लोकार्पण किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूरी के हॉस्टल ब्लॉक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के क्लासरूम, अमरगढ़ बाईपास के एंट्री गेट की संगे बुनियाद रखी गई है। मुझे लगता है कि इससे स्वाभाविक रूप से यहाँ की ऐतिहासिक भव्यता पुनर्स्थापित होगी। क्रीरी, उसकारा, सिंहबाग और चिरादरी के वाटर सप्लाई स्कीम का भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं यहाँ के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। 9 पाली हाउसेस का भी काम आपके यहाँ शुरू हुआ है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग कर रहे हैं। 7 जगहों पर फार्म मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिले हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे नागरिकों की परेशानियां दूर होंगी और ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय तक बारामूला के नागरिकों ने जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने की भरपूर कोशिश हो रही है। मैं मानता हूं कि सभी प्रोजेक्ट्स पूरे नॉर्थ कश्मीर की तस्वीर बदलने के लिए प्रेरक होंगे। अभी मेरे पूर्व भी बताया गया, पिछले महीने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बारामूला को एक्सेलेंस इन पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड से सम्मानित करके
सभी भाई बहन, जनप्रतिनिधि, डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम की मेहनत की हौसला अफजाई की थी। हेल्थ, एजुकेशन, स्वरोजगार, वीमेन एम्पावरमेंट जैसे अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कभी पीछे रहने वाला बारामूला अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार, प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए स्मार्ट किंडरगार्टन कॉम्प्लेक्सेस, व्यवहारिक और नवीन शिक्षा के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी हमारे नौजवान तैयार हों, इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से सेंटर ऑफ इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन यहाँ चल रहा है। इन सब प्रयासों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जिससे बारामूला में न सिर्फ आने वाले दिनों में आर्थिक तरक्की आएगी बल्कि संतुलित विकास भी होगा। आवाम के सभी वर्गों और ज़िले के सभी इलाकों को फ़ायदा, पिछड़े गांव मुख्य रूप से मुख्य धारा से जोड़े जा सकें, ये कोशिश अनवरत चल रही है। उर्दू में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि राह इश्क में मंजिल आसान नहीं होती। हम इस बात को जानते हैं और इसलिए पिछले 3 सालों से तरक्की के सफ़र का सिलसिला बिना रुके चले, इसकी कोशिश हो रही है। तमाम चुनौतियों पर आप सबके सहयोग से विजय भी हमें प्राप्त हुई है। ये सच है कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की बजाय पैच वर्क में काम किया जाता था, यानी समस्याओं को सिर्फ फौरी तौर पर ढक दिया जाता था। अब एक नई कोशिश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है, नए संसाधन निर्मित किए जा रहे हैं और लोगों को कई लोग मिलते हैं और आश्चर्य से ये कहते हैं कि भाई अब स्थिति बदल रही है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गई है। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था। 2018-19 में 9,229 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में यूटी कैपेक्स में पूरे हुए थे और जो खर्च हुआ था अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट हमने नहीं खर्च किया है। इस साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर रहा है 22-23, आपको जानकर खुशी होगी कि 92,560 92,560 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे हुए हैं और इसके कारण स्वाभाविक रूप से सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हो रहा है, लोग महसूस भी कर रहे हैं। आम नागरिकों की तरक्की के लिए बिजनेस को बढ़ावा मिले, इसके लिए 5 नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। 11 बड़ी टनल तथा 11 छोटी टनल पर काम चल रहा है। 33 फ्लाईओवर्स पर काम हो रहे हैं। 18 शहरों में बाईपास बनाए जा रहे हैं। अगर इनकी कुल लागत मैं जोड़ता हूं तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए के काम आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के कारण चल रहे हैं। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो पिछले 2-2.5 वर्षों में हर महीने नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन पर 236 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में खर्च किए गए हर महीने। वो इस बात को दर्शाता है कि पैच वर्क से मुक्ति दिलाने के लिए तथा एक एक नागरिक को समर्थ बनाने के लिए हमने पूरी गंभीरता और ईमानदारी से प्रयास किए। आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी कि 2019 के पहले 3 साल में नाबार्ड के अंतर्गत महज 234 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे। वहीं अगस्त 2020 से अब तक 790 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। पहले यहाँ श्रीनगर से जम्मू के बीच दूरी तय करने में आप में से अनेक लोगों ने लंबा समय लगाया होगा, अब आराम से 5-6 घंटे में लोग पहुँच जा रहे हैं। स्टोन शूटिंग की समस्या आती है तब भी हमारी कोशिश है कि आदमी समय से पहुँचे। मैं बारामूला के भाइयों और बहनों का एक और बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ।
आप सबने मिल करके G20 की बैठक की पूरी तैयारी की थी। विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए आपने अनेक प्रोग्राम भी बनाए थे। समय के अभाव और लॉजिस्टिक की समस्या के कारण ये गुलमर्ग G20 के प्रतिनिधि नहीं आ सके। फिर भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि G20 समिट के लिए जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन टूरिज्म की शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा है। 27 देशों के 57 प्रतिनिधि आए थे। ये बात आपको जाननी चाहिए कि इसके पहले 2 और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन श्रीनगर में ही हुआ, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि यहीं आए। और अगर मैं उसको दूसरे हिसाब से कहूँ तो केवल एक देश को छोड़ करके हर देश के प्रतिनिधि थे। अगर किसी का सरकारी प्रतिनिधि नहीं था तो टूरिस्ट ऑपरेटर हो या प्राइवेट एंटिटी के लोग हों, वो उस देश के जरूर आए थे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गुलमर्ग के पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। G20 के सफल आयोजन ने ये साबित किया है कि किस प्रकार से जन भागीदारी और जन जन के सहयोग से जम्मू कश्मीर की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन के लोग तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन मैं विशेष रूप से आभारी हूँ यहाँ के हर नागरिक के प्रति। जो उत्साह मैंने नागरिकों के, खास तौर से नौजवान बच्चों और बच्चियों में देखा, मैं कह सकता हूँ कि अब अतीत छोड़ करके नया इतिहास बनाने की ओर जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक अग्रसर होना चाहता है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि इस आयोजन की चर्चा केवल देश में नहीं हो रही, देश के बाहर भी हो रही। विश्व के अनेक शक्तिशाली देश जम्मू कश्मीर की तरफ गर्व से देख रहे हैं। और मैं समझता हूं इस आयोजन में जिस तरह की एकता दिखी है, उसने ये साबित किया है कि अब यहाँ की आवाम कंधे से कंधा मिलाकर अमन और तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए बेताब है। कुछ लोग हैं जो अभी भी नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। ये कोशिश उनकी अगर रहेगी तो मुझे लगता है कि हम सब की भी कोशिश रहेगी कि इसको नस्तनाबूद किया जाए। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दुआ मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्शे पा मिला। प्रत्येक नागरिक विश्वास के साथ उस नक्शे कदम पर चलना चाहता है जहां शानदार सफलताएं हासिल करने के लिए उसके पास तमाम अवसर मौजूद हों। आज जिन फार्म मशीनरी के कस्टम हायरिंग सेंटर्स का लोकार्पण हुआ है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम को नई गति और ऊर्जा देगा। मुझे यकीन है, जैसा अभी आपके डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब ने बताया, किसान संपर्क अभियान अच्छे ढंग से चल रहा है। कई जगह मैं खुद गया हूँ और मैंने देखा है कि बहुत ही बढ़ चढ़ करके किसान हिस्सा ले रहे हैं। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों से, खास तौर से DDC चेयरपर्सन साहिबा, DDC के मेंबरान, BDC के चेयरमैन मेंबर, पंच सरपंच साहिबान से निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा एग्रीकल्चर अफसर साहब बता रहे थे, यकीन मानिए 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में अपने को जोड़े हुए। अगर मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 13 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो ये काम करते हैं। अगर इस सेक्टर को हमने ट्रांसफार्म कर दिया तो आप समझिए कि 3/4 काम जम्मू कश्मीर का के ट्रांसफॉर्मेशन का समाप्त हो जाएगा। एक विशेषज्ञों की समिति बनी थी, काफ़ी आपस में चर्चा किया उन लोगों ने। हमारे जो स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू के वाइस चांसलर थे वो भी थे, एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट के हमारे अफसरान भी थे। और जिस मेहनत से बहुत कम समय में ये 29 प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाए हैं और सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये बात समझने की है। मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ, इसके कारण बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अभी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में जम्मू कश्मीर के, 5 साल बाद उस रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि लगभग दुगना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ कि 2.5 गुना से ज़्यादा 3 गुना के आसपास कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ने वाला है। और हर चीज़ों का ध्यान रखा गया। हम जानते हैं कि फाडर की कमी है,
तो फाडर में हम सेल्फ सफिशिएंट ना हो तो 80% फाडर जम्मू कश्मीर में हम पैदा कर सके, इसकी व्यवस्था की गई है। हम मीट इंपोर्ट करते हैं हर साल 1000 करोड़ का, उसमें कैसे जम्मू कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है? कोई सेक्टर ऐसा नहीं जो बचा है। और आप में से अनेक लोगों ने देखा होगा इस बार कि एक येलो रेवोल्यूशन कश्मीर में ख़ास तौर से आया है। सरसों की खेती बड़ी प्रचुर मात्रा में यहाँ के किसानों ने की है और जितनी एरिया में खेती होती थी लगभग 30% ज़्यादा इस बार बढ़ा है। अब सरसों की खेती के लाभ क्या हैं, किसान इस बात को समझता होगा। जो कुल सरसों की पैदावार होगी उसमें 40% ही ऑयल बनेगा, 60% केक बनेगा और वही फाडर के काम आएगा, पशुओं के काम आएगा। दूसरा जो बड़ा लाभ होने वाला है, इस सरसों के कारण मधुमक्खियां 1 महीने पहले कश्मीर घाटी में आ गई। तो जो लोग मधुमक्खी पालन का काम करते हैं उनको कितना लाभ होगा इसकी कल्पना वो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो 29 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हमारा मिल्क का प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, केवल प्रोडक्शन नहीं उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे, एग्री इंटरप्रेन्योर हम कैसे बनाएंगे, किसानों को हम ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये दक्ष जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। जो नौजवान कृषि से जुड़ेंगे उनको ट्रेनिंग ही नहीं, उनको सर्टिफिकेट भी इस कॉस्ट से दिलवाया जाए और क्रेडिट किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले। हर 2 महीने पर मैं बैंकों के साथ बैठक कर रहा हूँ और पिछले 3 महीनों में मैंने देखा है काफ़ी प्रगति हुई है। अभी भी हमें लंबी यात्रा तय करनी है। जो नेशनल एवरेज है उससे अभी हम पीछे हैं। कश्मीर डिवीज़न में तो थोड़ा बेहतर स्थिति, जम्मू डिवीज़न में बहुत ख़राब स्थिति है। चीज़ों में बदलाव आ रहा है और मुझे पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्लान को पूरी तरह से हम लोग मुकम्मल ढंग से ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। किसान संपर्क अभियान के पहले एग्रीकल्चर और लैंड डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी जो जिले लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सबकी ट्रेनिंग हो गई। मेरे राजभवन में एक ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है। तो उन्होंने अपने किसी कलीग से कहा कि पता नहीं एग्रीकल्चर वाले क्या कर दिए हैं कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी बीवी भाषण शुरू कर देती है कि ये 29 प्रोजेक्ट हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट हो गए, ये होगा। तो इस लेवल पर काम हो रहा है और हर पंचायत में 3 दिन का कार्यक्रम होगा, हर किसान तक पहुंचा जाए इसकी कोशिश होगी, हो रही है और ईमानदारी से कर रहे हैं लोग। बजट के अलावा 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले 5 साल में हम खर्च करने वाले हैं। विशेष रूप से 2,62,000 परिवार जो मार्जिनल फार्मर है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर इनका जीवन हम बदल सके तो ये हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता होगी। इसके अलावा भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है उसको भी बताया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से, अनेक भाषाओं में बना है, लिटरेचर के माध्यम से। और ये इंटरवेंशंस मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदलेगा। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन कार्यक्रमों में आप भी जरूर शामिल होइए। एक बार मैं पुनः आप सबको इन प्रोजेक्ट्स की हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कोशिश हम सबकी निरंतर जारी रहेगी। एक बात मैं बार बार कहता हूँ और फिर यहाँ दोहराना मैं आवश्यक समझता हूँ। देखिए, विकास बिना शांति के कहीं हो नहीं सकता है। विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है शांति। शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता है। इस बात को जहन में बैठा लीजिए। जो लोग अशांति पैदा करना चाहते हैं, यकीन मानिए वो आपके हितैषी नहीं है। जो देश अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता है, जिस देश में आटा 125 रुपये किलो बिक रहा है, वो देश जम्मू कश्मीर का भविष्य नहीं बना सकता है। ये बात अपनी जहन में बैठा लेने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए निरंतर चिंतित हैं, निरंतर सहयोग कर रहे हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और जो लक्ष्य है विकसित भारत का, शीघ्र ही हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उसमें जम्मू कश्मीर भी अपनी हिस्सेदारी ठीक से निभा सके, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से
$3 ट्रिलियन इकॉनमी में सबसे अच्छा योगदान जम्मू कश्मीर भी कर सकता है। यही बात कहते हुए अंत में मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ हैं मंजर हाल के कुछ ख्वाब मुस्तकबिल के, कुछ हैं मंजर हाल के कुछ ख्वाब मुस्तकबिल के हैं, ये तमन्ना आँख की है वो तकाज़े दिल के हैं। एक धनक लहरा रही है आंसुओं के दरमियाँ, एक धनक लहरा रही है आंसुओं के दरमियाँ, मेरी आँखों में अभी तक रंग उस महफिल का है, रंग उस महफिल का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।